लोकसभा और राज्यसभा के निलंबित सांसदों ने आज संसद भवन से लेकर विजय चौक तक मार्च किया। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि गृह मंत्री सदन में आकर 13 तारीख की घटना को लेकर स्पष्टीकरण दें। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्षी सांसद किसी न किसी बहाने संसद की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे। संसद के अंदर विपक्षी सांसद कुछ इस कदर हंगामा कर रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को एक्शन लेना पड़ा। अभी तक दोनों ही सदनों से हंगामा कर रहे 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला। इंडिया गठबंधन की तरफ से निकाले गए इस मार्च में सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दलों के सांसद शामिल हुए। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ चल रहे सांसदों ने अपने हाथों में एक बड़ा बैनर पकड़ा हुआ था जिस पर लिखा था लोकतंत्र बचाओ। दरअसल सरकार इस शीतकालीन सत्र में नए बिल पास कराना चाहती है। सांसदों के निलंबन के बाद भी बुधवार को कई बिल पास किए गए और आज राज्यसभा में कई बिल को पास कराने की तैयारी है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। विपक्ष के सांसदों का 143 सांसदों का निलंबन हुआ और उस पर लड़ाई चल रही है, लेकिन अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर मिमिक्री का मामला जो है वो गर्मा गया और संसद से लेकर सड़क तक अब बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। सरद विपक्षी सांसद विजय पुरानी संसद से नई संसद तक पैदल मार्च कर रहे हैं और आप यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, तो ये संसद की लड़ाई सड़क तक पहुँच गई। देखिए, वो जो मार्च कर रहे हैं अपनी बेशर्मी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये धरना प्रदर्शन एक बात को लेकर है कि लोकतंत्र के मंदिर संसद में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक पद है। वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उस पद की गरिमा है। कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने उस संस्था पर हमला किया है। उनका जो आचरण है वो आशा के अनुरूप नहीं है। बहुत गिरकर उन्होंने ये हरकत की है, इसलिए संसद के अपमान के विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आज तय समय से एक दिन पहले खत्म हो रहा है। 4 बजे के आसपास लोकसभा का सत्र समाप्त हो जाएगा, तो वहीं देर शाम तक राज्यसभा का सत्र समाप्त हो जाएगा। नए संसद भवन में, यानी संसद की जो नई बिल्डिंग है, उसमें ये पहला पूर्ण सत्र शीतकालीन सत्र के रूप में हुआ है। इस नए बिल्डिंग में कई नए रिकॉर्ड भी बने हैं कि आज़ादी के 70-75 साल बाद भी जो अंग्रेजों के समय का कानून चल रहा था वो बदला है। अब 3 नए न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए जो कानून है वो पास हो गए हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। इस तरह देश को नया कानून आज़ादी के 70-75 साल के बाद मिला है। उस पर लंबी चर्चा भी हुई, हालांकि इस दौरान विपक्ष नदारत रहा। दूसरा एक जो रिकॉर्ड इस नए संसद भवन की बिल्डिंग के नाम रहा कि इसके पहले पूर्ण सत्र में ही किसी एक मुद्दे पे 143 सांसद सस्पेंड हुए। इतना ही नहीं, घुसपैठ के लिए भी संसद के इस नए बिल्डिंग और इस शीतकालीन सत्र को याद किया जाएगा। 13 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में घुसपैठ हुई। दर्शक दीर्घा से 2 लड़के कूदकर सांसदों की कुर्सी तक पहुंचे, हंगामा मचाया। कुल मिलाकर संसद का शीतकालीन सत्र घुसपैठ, नए बिल बनाने यानी नए क्रिमिनल लॉ जो हैं उसके लिए और सबसे बड़ी संख्या में सांसदों के सस्पेंड होने के मुद्दे के तौर पे याद किया जाएगा। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। संसद की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि संसद की सुरक्षा अब CISF, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एजेंसी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, CISF करेगी। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब तक जो है पार्लियामेंट की सुरक्षा जो है PSS यानी कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ करता था एक लेयर में। दूसरी लेयर में चेकिंग और फ्रिस्किंग काम दिल्ली पुलिस का था, जो डेपुटेशन पे लोकसभा सचिवालय के अधीन काम करते थे। और तीसरी सेवा जो है पैरामिलिट्री फोर्स CRPF देती थी। लेकिन अब जो है पूरी संसद की सुरक्षा जब CISF के हवाले करने की बात सामने आ रही है, जो एक CRPF DG के अधीन जो पूरा एक कमेटी बनाई गई थी, तो एहतियातन के तौर पे जो अगले फॉरवर्ड स्टेप जो लिया गया उसमें ये जानकारी मिली कि अब CISF संसद भवन की सुरक्षा में लगाई जाएगी। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। संसद की सुरक्षा सेन मामले में आज दिल्ली पुलिस 4 आरोपियों जिसमें सागर कुमार, मनोरंजन नीलम
और अमोल शिंदे शामिल हैं। इनको 7 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से आज दिल्ली की कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान पुलिस अदालत को जानकारी देगी कि पिछले 7 दिनों के रिमांड के दौरान उसने इस केस में क्या कुछ हासिल किया। दूसरी तरफ इस मामले में लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, जिसमें आज जो है बीती रात पुलिस ने तमाम जो 6 आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में हैं उन सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की और एक बार फिर से कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की कि किस तरीके से इस साजिश की शुरुआत की गई, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आइडिया को जनरेट किया गया और कैसे उसको फिर अमल में लाना है उसके लिए कदम उठाए गए। तमाम जानकारियां जो है वो पुलिस ने तमाम आरोपियों को आमने सामने बिठाकर उनके बयान चेक किए, क्योंकि लगातार विरोधाभासी बयान सबके सामने आ रहे थे, तो जिसको लेकर पुलिस की परेशानियां बढ़ी हुई थी। वहीं इस मामले में एक और बड़ी खबर जो सामने आई है कि पुलिस ने अब इस संबंध में एक अन्य शख्स साई कृष्णा नाम के एक अन्य शख्स को हिरासत में लिया है, जो बताया जा रहा है कि जो आरोपी है मनोरंजन उसका दोस्त है और ये साई कृष्णा जो है वो एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के परिवार से ताल्लुक रखता है। तो इस मामले में अब इसकी क्या भूमिका है ये देखने वाली बात होगी। कमिश्नर विजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी लाडली बहना योजनाओं को लेकर सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने ये सवाल पूछा कि क्या लाडली योजना जारी रहेगी, क्या महिलाओं को 3000 रुपये जो वादा किया गया था वो मिलते रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तमाम तरह की योजनाओं का जिक्र तो किया गया, लेकिन इसमें लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं करने पर ही कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अब चूंकि सरकार यहाँ पर जब बीजेपी की आई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं है, अब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, तो लगातार इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो लाडली योजना जो योजना है बहना योजना, क्या उसमें अब इस योजना को ये सरकार जारी रखेगी या जो महिलाओं को 3000 रुपये देने का जो वादा किया था हर महीने का बढ़ाकर, क्या वो पूरा किया जाएगा? यही अब हंगामे की और विवाद की वजह बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। राजस्थान की 16वीं विधानसभा को उसका नया स्पीकर मिल गया है। वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का नया स्पीकर बनाया गया है। सर्वसम्मति से उनका चुनाव हुआ है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ किसी को भी खड़ा नहीं किया। उल्टा अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज नेताओं ने वासुदेव देवनानी के नाम का प्रस्ताव किया और उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। वासुदेव देवनानी अजमेर से चुनकर आए हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। उन्हें विधानसभा में बतौर विधायक काम करने का लंबा अनुभव भी है। तो ऐसे में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल का नाम ऐलान हुआ था, डिप्टी सीएम का नाम हुआ था, तो उसी के साथ पार्टी ने विधानसभा स्पीकर के लिए वासुदेव देवनानी के नाम का भी प्रस्ताव कर दिया था और मनोनीत स्पीकर के रूप में वे लगातार अपने लिए समर्थन भी बीजेपी के जो विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे जुटाने की कोशिश कर रहे थे। अब यही देखना होगा कि जब विपक्ष का भी काफ़ी संख्या बल है, तो ऐसे में वासुदेव देवनानी कितने बेहतर तरीके से संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए विधानसभा की कार्यवाही चला पाएंगे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने दिल्ली शराब घोटाले के मामले पर पेश होना था। ऐसे में ईडी का ये दूसरा नोटिस था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज विपासना जाने का बहाना बनाते हुए साफ तौर पर समझा दिया कि जो परिस्थिति नजर आ रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा है। अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए ईडी को साफ तौर पर कहा कि वो पूरी तरीके से पारदर्शी हैं, वो किसी भी घोटाले में सम्मिलित नहीं है और ये जो कुछ भी हो रहा है उनको बार बार बुलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा के तहत किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो इस समय बाहर जा रहे हैं, लौटने के बाद वो इस पूरे मामले पर जवाब जरूर देंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो ईडी के सामने किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, ईडी अपनी तरफ से पूरी जांच कर ले और अगर उसको लगता है कि कहीं भी अरविंद केजरीवाल की कमी है तो वो पेश होने के लिए भी तैयार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी की जो स्थिति है वो ये साफ समझा रही है कि राजनीति की जो स्थिति है वही इस पूरे मामले को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के आज चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में संजय सिंह जीत गए हैं। दरअसल संजय सिंह बृजभूषण सिंह के करीबी हैं। आपको याद दिला दें, बृजभूषण सिंह भाजपा के सांसद हैं और पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि संजय सिंह के नाम पर आपत्ति जताई जा रही थी, लेकिन आज चुनाव हुए और वो जीत गए। वहीं टलते टलते WFI का चुनाव ये आज हो गया। इस चुनाव में WFI के अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी भी चुने गए हैं। अध्यक्ष पद पर 2 दावेदार थे, संजय सिंह और पहलवान रही अनीता शोरन।
इस चुनाव में संजय सिंह की उम्मीदवारी पर आपत्ति जताई जा रही थी क्योंकि वो बृजभूषण सिंह के करीबी हैं। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में जब संजय कुमार सिंह को जीत मिली तो बृजभूषण सिंह का खेमा कुछ ऐसे ही खुशी मनाते हुए नजर भी आया। कैमरामैन रफीक के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल 24 दिसंबर से अपने तीसरे चरण का आंदोलन शुरू करने वाले हैं। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देना ये सरकार की भूमिका है और मनोज जरांगे पाटिल चिंता ना करें, फरवरी में विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा। रही बात कोड ऑफ कंडक्ट यानी लोकसभा चुनाव के आचार संहिता की, तो वो 1 मार्च से शुरू होगा। उससे पहले मराठा समाज को एक कानून बनाकर आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अंतरवाली सराठी में मनोज जरांगे पाटिल और उनके कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई। आज महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री उदय सामंत, गिरीश महाजन और निर्दलीय विधायक बच्चू कडू आज अंतरवाली सराठी में जाकर मनोज जरांगे पाटिल से दोपहर 2 बजे में जाकर बैठक करेंगे और उनको बताएंगे कि सरकार क्या प्रयास कर रही है, फिलहाल आंदोलन ना करे। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे राजनीतिक पार्टी भी अपनी तैयारियों को लेकर कमर कसना शुरू कर चुकी है। इस कड़ी में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से राज ठाकरे की पार्टी 22 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन एक सीट खासा चर्चा का विषय है। वो सीट है मुंबई से सटे कल्याण की। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट से सांसद है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे। 2014 से श्रीकांत कल्याण से सांसद है, लेकिन राज्य की पार्टी इस बार श्रीकांत को चुनौती देने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र निर्माण सेना की दिलचस्पी कल्याण सीट पर इसलिए भी है क्योंकि राज्य में पार्टी का एकमात्र विधायक राजू पाटिल इसी क्षेत्र से है और पार्टी का वोट बैंक भी काफी है। यदि एमएनएस इस सीट से अपने उम्मीदवार उतारती है तो उसे जीत मिलेगी या हार, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मजबूत चुनौती जरूर मिलेगी। श्रीकांत शिंदे पहले से ही बीजेपी के लोकल काडर का इस सीट से विरोध झेल रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजधानी लखनऊ के अकबरपुर में अवैध कब्जा हटाने गई टीम और लोगों के बीच जमकर हुआ बवाल। दरअसल लखनऊ के कुकरेल नदी पर कब्जा करके बसे लोगों स्थानीय प्रशासन लगातार खाली करने को कह रहा था। एलडी की तरफ से कब्जा हटाने को 5 दिन की मोहलत दी गई थी। आज एलडी की पूरी टीम और जेसीबी के साथ अवैध कब्जा हटाने और निर्माण तोड़ने पहुंची। उस दौरान वहां लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। धक्का मुक्की हुई। कहासुनी के बाद मौजूद पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक कुकरेल नदी पर कब्जा करके अकबरनगर प्रथम, द्वितीय और भीमनगर में अवैध रूप से बसाया गया था। प्रशासन ने करीब 1169 अवैध निर्माण चिन्हित किए थे। फिलहाल अवैध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही और हंगामा भी बना रहा। कोरोना के मामले में लगातार इजाफा दिखाई पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 392 मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले दिनों की बात की जाए यानी पिछले 24 घंटों में 241 मामले थे, लेकिन ये बढ़कर अब 391-92 के आसपास चला गया है और जो पूरा टोटल इसका आंकड़ा है वो 2668 के आसपास चला गया है। साथ ही साथ 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 मौत केरला से हुई है। जाहिर तौर पर कोरोना के मामले में इजाफा देखते हुए तमाम जो राज्य हैं वो सतर्क हैं और ऐसे में लगातार केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों से लगातार टच में बनी हुई है और लगातार उन्हें यही कहा जा रहा है कि अगर राज्यों में केसेस बढ़ते हैं तो वो अपने हिसाब से पाबंदियां लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि JN1 के मामले को लेकर के भी लगातार पैनी नजर बनाए हुए जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये देखा जा रहा है कि कहां कहां पर केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। जो मामला 21 था वो बढ़कर अब 22 हो गया है। कैमरा पर्सन संजय राउल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक बार फिर से केंद्र सरकार ने पूरी तरह से जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है उसको लेकर सभी राज्यों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा है। उसी के तहत पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां हो चुकी है। मीटिंग में यह तय किया गया है कि यदि कोरोना वायरस के जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसे किसी भी तह तक निपटने के लिए पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे कई हॉस्पिटलों को उस तरह से अलर्ट किया गया है जहाँ पे कोविड के जो पेशेंट आते हैं उन्हें किस तरह से सुरक्षित किया जाए, उनके रख रखाव के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर दिया गया है। वहीं पे स्वास्थ्य विभाग के जिस तरह से सचेत जारी किया है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादातर न जाएं,
यदि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर ही निकले और लोग अपने आप को सुरक्षित रहे। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस दस्तक दे रहा है और लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। केरल और गोवा के बाद कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 का पहला मरीज जो है महाराष्ट्र में पाया गया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में जो है इसकी पुष्टि हुई है। 41 वर्ष व्यक्ति के अंदर जो है यह संक्रमण पाया गया है। राज्य में पहला केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर आ गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर पर सावधानी बरतने का निर्देश जो है वो दिया है। महाराष्ट्र में एक तो गोवा में कुल अब तक 19 मरीजों में जो है संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में पहला केस मिलने के बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका अलर्ट मोड पर है। आज बीएमसी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया जिसमें कहा गया है कि बीएमसी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर काम करेगी। इतना ही नहीं, बीएमसी ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है और भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क पहनने की अपील भी जो है बीएमसी की ओर से की गई है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सतर्क, सभी सरकारी अस्पतालों में इंतजामों की समीक्षा। कोरोना के नए वेरिएंट की संभावित लहर को देखते हुए गुजरात में अस्पतालों में तैयारियां की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य और नगर पालिका के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और दवाइयों सहित तमाम इंतजामों की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक फिलहाल प्रदेश के विविध भागों में इस संक्रमण के 13 मरीज हैं। इन सभी के वेरिएंट की जाँच के लिए नमूनों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कोरोना से सतर्कता के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत ही कोरोना के मरीजों के लिए अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में जुट गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के मुताबिक राज्य के 5,700 सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना की पूर्व तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। फिलहाल राज्य में कुल 13 मरीजों में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अहमदाबाद में पाए गए हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 7 सक्रिय मामले ध्यान में आए हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का आज दूसरा और महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश में सियासी जमीन मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। यात्रा आज देवबंद में पहुंची है। मुस्लिम मतों को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस की देवबंद यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। यही नहीं, सहारनपुर में आज यात्रा मुस्लिम बाहुल इलाकों से होकर भी गुजरी है। कई दिग्गज कांग्रेसी भी देवबंद में ही मौजूद हैं। यात्रा में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, इमरान मसूद, सुप्रिया श्रीनेत, आराधना मिश्रा समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। खास बात ये भी रही कि कांग्रेस की इस यात्रा के दौरान प्रदेश के बड़े नेताओं के अलावा मुस्लिम चेहरे भी मौजूद दिखे। दरअसल एक तरफ इंडिया गठबंधन के मजबूत स्वरूप को लेकर भी चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा के माध्यम से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। ज्ञान व्यापी परिसर के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के मामले में बनारस की जिला अदालत अब 3 जनवरी को सुनवाई करेगी। इससे पहले आज ही इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते अब 3 जनवरी को इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल पूरे ज्ञान व्यापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे किए जाने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बीते 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंप दी थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी कि इस सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। लेकिन हिंदू पक्षकार चाहते थे कि एएसआई ने जो भी सर्वे किया है उसके तथ्य सामने आने चाहिए। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर वाराणसी की जिला अदालत में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते इस मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी। सबकी निगाहें अब 3 जनवरी को अदालत के फैसले पर टिकी होंगी और देखना होगा कि किस तरीके की दलील दोनों ही पक्षकार अदालत के सामने रखते हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। आईएनएस विशाखापत्तनम क्लास का तीसरा विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस इम्फाल
पूरी तरह से तैयार है। भारतीय नौसेना में इसको 26 दिसंबर को शामिल किया जाएगा। ये अपने आप में सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक है। अगर इस पे हथियारों की बात करें तो ये ब्रह्मोस, इसके अलावा बराक मिसाइलों से लैस है, आधुनिक राडार है। इसमें इस तरह के सिस्टम लगे हैं कि दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकता है। इस तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इतना ही नहीं, अगर इस युद्धपोत के किसी पार्ट पर दुश्मन हमला कर देता है, युद्धपोत का कोई पार्ट अगर उसमें कोई डैमेज हो जाता है तो पूरा युद्धपोत नहीं रुकेगा, पूरा युद्धपोत उसी तरह से काम करता रहेगा। इन सुविधाओं से ये लैस है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद और सीमा के उस पार से नशे की खेप को भी इस ओर भेजने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि ड्रोन के जरिए ज्यादा तादाद में हथियार, गोला बारूद को सीमा के उस पार से इस ओर भेजा जाए। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी ड्रोन वाली किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये सेना के बहादुर जवानों को देखिए, ये एंटी ड्रोन गन्स है। इन जवानों को इस कदर ट्रेन किया गया है कि अगर इन्हें पाकिस्तान का ड्रोन आसमान में उड़ता हुआ दिखेगा, एक गोली से एक ड्रोन का काम तमाम कर देंगे। सर्दी भी है, बर्फबारी भी है और कई फीट तक बर्फबारी है, लेकिन आप तमाम इन जवानों को देखिए, हर एक जवान को आप देखिए, अपनी जो गन है ये आसमान की ओर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर इन जवानों को पाकिस्तान का ड्रोन आसमान में यानी हमारी सीमा में उड़ता हुआ दिखेगा तो एक गोली से उस ड्रोन का काम तमाम कर देंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, LOC, पुंछ। कश्मीर घाटी में आज से सख्त सर्दियों के 40 दिनों के मौसम की शुरुआत हुई है, जिसे यहाँ पर चिले कलान के नाम से जाना जाता है। घाटी में ये जो सर्दियों के 40 दिन का मौसम होता है, इसकी शुरुआत 21 दिसंबर को होती है और जनवरी आखिर तक ये मौसम रहता है, जिस दौरान पूरी कश्मीर घाटी में तापमान अक्सर शून्य से नीचे माइनस में रहता है। और आज इस चिले कलान के पहले दिन ही पूरी कश्मीर घाटी में रात के दौरान जो है तापमान शून्य से नीचे माइनस में रिकॉर्ड किया गया। जब चिले कलान की शुरुआत यहाँ पर हुई है, इस मौके पर कश्मीर घाटी के युवाओं ने सेना और दूसरे कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर इंटरनेशनल फेरन डे मनाया। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक क्लॉक टावर पर लोगों ने फेरन पहनकर कैटवॉक भी किया, फेरन का प्रदर्शन किया और इस सख्त सर्दियों के मौसम की शुरुआत के पहले दिन ये खुशी की बात रही, जिसे लोगों ने एंजॉय भी किया और कड़ाके की ठंड का यहाँ पर मजा भी लिया। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पटना हाई कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक बड़ी राहत दी है। 2 मामले पटना हाई कोर्ट में मनीष कश्यप के खिलाफ चल रहे थे, जिसमें कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। फिलहाल मनीष कश्यप पटना के बेउर जेल में बंद हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस केस में बिहार में जबरदस्त छापेमारी की गई थी। कई दिनों तक मनीष कश्यप अंडरग्राउंड भी रहे। बाद में बेतिया पुलिस ने 18 मार्च को दूसरे केस में मनीष कश्यप के घर कुर्की भी की थी और उसके बाद मनीष कश्यप ने स्थानीय थाने में खुद को सरेंडर कर दिया था। सूत्रों की माने तो यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से राजनीति में अपना हाथ आजमा सकता है। वो किस पार्टी के साथ राजनीति फिर से शुरू करेगा यह तय नहीं है, क्योंकि पहले भी मनीष कश्यप ने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ चुका है। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़